गुरुग्राम के मानेसर में 3 और 4 जुलाई को आयोजित होगा शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन। देश भर से आए 500 से अधिक जनप्रतिनिधि विधायी कार्यों से जुड़े विषयों पर करेंगे गहन चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सतत आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत एमएसएमई तंत्र को बताया जरूरी। कहा, एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा, राज्य के सरकारी खेल स्टेडियमों का जल्द ही होगा कायाकल्प। 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किया जाएगा सम्मानित। और भारत 2029 में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की करेगा मेजबानी। गुजरात में आयोजित होंगे खेल। 70 से अधिक देशों के कर्मी लेंगे हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। गुरुग्राम के मानेसर में 3 और 4 जुलाई को शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा को इस सम्मेलन की जिम्मेदारी मिली है, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर बताया कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से 550 जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। इसके समापन में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में राज्य द्वारा अपनाई जा रही सर्वश्रेष्ठ पहलों और विधायिका से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। ये सम्मेलन 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम में मानेसर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। पूरे देश भर से सभी जो अर्बन लोकल बॉडीज है, चाहे वो नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिकाएं हैं, हर राज्य और यूटी से डेलीगेट्स वहां पर आएंगे और लगभग 500 से 550 डेलीगेट्स का इसके अंदर हिस्सा लेने की संभावना है, जो अगले 1-2 दिन में फिगर वो फाइनल हो जाएगा। इसका जो शुभारंभ होगा वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी करेंगे। उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी उपस्थित रहेंगे। श्री मनोहर लाल जी जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। और उसके साथ साथ 4 तारीख को जब इसका समापन होगा तो समापन सत्र में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन श्री हरिवंश और हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी वो उसके अंदर शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य स्थानीय सरकारों को भी विधानसभा और लोकसभा तर्ज पर कार्य करने को लेकर अवगत कराना है। सम्मेलन के आखिर में सभी प्रतिनिधियों को लोकसभा का भ्रमण भी करवाया जाएगा। इसके साथ हर राज्य से ऐसे सम्मेलन आयोजित करने की उम्मीद की जाती है। तो मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट और विधानसभाएं काम करती हैं, छोटी विधायी संस्थाएं भी उन्हीं लाइंस के ऊपर काम करें। तो किस प्रकार से वो सिस्टम है, उसके लिए एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी और वहां पर डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भी और लेक्चर्स के माध्यम से भी सभी आए हुए डेलीगेट्स को बताया जाएगा कि किस प्रकार से हाउस चलना चाहिए, किस प्रकार से बजट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, किस प्रकार से एक लोकल आपकी जो जरूरतें हैं उन योजनाओं के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स उसके अंदर होंगे। कैसे एक बेटर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनका हो सकता है। 4 तारीख को दूसरा जो आखिरी सत्र होगा समापन सत्र के बाद, उसमें लोकसभा का भ्रमण वो सभी डेलीगेट्स को करवाया जाएगा। इतनी जानकारी मुझे आप सबके साथ साझा करनी थी। खनन एवं भू विज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि सरकार द्वारा खनिज सामग्री, पत्थर व रेत आदि की रॉयल्टी की दरों में बदलाव किया गया है, जिससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्रदान होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पत्थर की रॉयल्टी 45 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से ली जाती है, जिसे अब बढ़ाकर 100 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया गया है। इसी तरह से रेत की रॉयल्टी को 40 रुपए
प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया गया है। सरकार ने अंतरराज्यीय खनिज परिवहन शुल्क लिए जाने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत यदि कोई खनिज सामग्री अन्य प्रदेश से हरियाणा के रास्ते होते हुए दूसरे राज्यों में ले जाई जाती है तो इसके लिए रॉयल्टी 20 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से ली जाएगी और यदि किसी दूसरे राज्य से सामग्री हरियाणा में लाई जाती है तो रॉयल्टी 100 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से ली जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव से जुड़े नियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नियम 89 के मौजूदा प्रावधानों के तहत कोई भी पीड़ित व्यक्ति आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव के आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती दे सकता है। संशोधन के बाद अब इन नियमों के तहत पारित किसी भी आदेश से पीड़ित कोई भी पक्ष ऐसे आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के सतत आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई तंत्र जरूरी है और यह देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर एमएसएमई उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एमएसएमई क्षेत्र देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है व इस क्षेत्र में महिलाओं का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30%, विनिर्माण क्षेत्र में 36% और निर्यात में 45% का योगदान है। एमएसएमई क्षेत्र न केवल देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है बल्कि जमीनी स्तर पर नवाचार को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजक है। उन्होंने यह भी कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों की रीढ़ के बराबर हैं। उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर, रोजगार पैदा करके और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए एमएसएमई जमीनी स्तर पर आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर नव विकसित ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल की शुरुआत भी की। उन्होंने कहा कि इससे एमएसएमई क्षेत्र को लाभ होगा। सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता भी है। एमएसएमई भारत की विकास यात्रा का एक प्रेरणादायी अध्याय है। देश के स्थायी आर्थिक विकास के लिए एक सुदृढ़ एमएसएमई इकोसिस्टम न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि अनिवार्य भी है। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे अधिक उपयोग इन्हीं उद्यमों ने हो रहा है। इन उद्यमों में अपेक्षाकृत कम पूंजी की लागत पर रोजगार के अधिक अवसर पैदा होते हैं। इन उद्यमों के विषय पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके माध्यम से ग्रामीणों और पिछले क्षेत्रों में रोजगार पैदा होते हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर में एमएसएमई की भूमिका को रेखांकित करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 में 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के रूप में नामित किया। इस वर्ष का विषय सतत विकास और नवाचार के चालकों के रूप में एमएसएमई की भूमिका को बढ़ाने पर केंद्रित है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। प्रदेश की खेल नीति का ही नतीजा है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लगातार पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में और अधिक पदक जीत सके, इसके लिए राज्य के सरकारी खेल स्टेडियमों का जल्द ही कायाकल्प किया जाएगा। वे कल सचिवालय में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शीघ्र ही खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेल सामग्री मुहैया करवाई जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए खेल मैदानों का भी सुधार करवाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय समय पर खेल स्टेडियमों का दौरा करके खिलाड़ियों को पेश आ रही दिक्कतों का पता करें। इन समस्याओं का जल्द ही समाधान भी किया जाए ताकि खिलाड़ियों को अभ्यास करने में कोई भी असुविधा ना हो। वे इसकी जल्दी समीक्षा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के हितैषी है। जारी वित्त वर्ष में खेल विभाग का 1961 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया कि मई में उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को जल्द ही राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करके उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रदेश में गौशालाओं द्वारा भूमि की खरीद पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी को शून्य करने की घोषणा पर अमल करते हुए सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग ने बताया कि गौशालाओं की भूमि की रजिस्ट्री पर लगने वाले 5 से 7% स्टैंप शुल्क को खत्म कर दिया गया। तो वहीं बिजली का बिल 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से वसूलने की भी अधिसूचना जारी हो चुकी है। गौशालाओं के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है कि गौशालाओं के अंदर बिजली का बिल 2 रुपये यूनिट कर दिया गया है। अधिसूचना जारी हो गई है, गौशाला को 2 रुपये यूनिट बिल देना होता है। इसी प्रकार से रजिस्ट्री खर्चा 0% कर दिया गया है और रजिस्ट्री खर्चा 0% से गौशाला कोई ज़मीन खरीदती है, कोई परिस्थिति ऐसी खड़ी होती है कि उसकी ज़मीन की जरूरत और समाज की तरफ से ज़मीन का सिस्टम होता है, तो उस पर कोई रजिस्ट्री का खर्चा नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री जी ने 7 जनवरी 2025 को घोषणा की थी और उस घोषणा को पूरा कर दिया है। उसका पत्र हमें प्राप्त हो गया। अब गौशालाओं में जो ज़मीन खरीदी जाएगी, किसी भी एक आध गौशाला द्वारा जो खरीदी जाएगी, तो उस पर रजिस्ट्री खर्चा 0%, कोई भी नहीं लगेगा, शून्य होगा। उन्होंने बताया कि गौ सेवा आयोग बनने के बाद से अब तक 75 से 80% गौवंश गौशालाओं में पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा 22 जिलों में गौ अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं। उन्होंने गौपालक से कहा कि वे दूध निकालने के बाद गाय को सड़कों पर ना छोड़े, इससे सड़कों पर होने वाले हादसों में कमी आएगी। इस संबंध में गौपालक को 2 बार नोटिस दिया जाएगा। इसकी अवहेलना करने पर उन्हें 5,100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक पंचकुला, हिसार व गुरुग्राम में इसे लेकर FIR दर्ज की गई है। बेसहारा गौवंश हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 75 से 80% सड़कों से गौशालाओं में जा चुका है और बाकी की भी हमारी योजना है कि जहां गौशालाओं में जगह है वहां गौशाला में दिलवा रहे हैं और 22 जिलों के अंदर 22 गौ अभयारण्य बनाने की योजना पे हम काम कर रहे हैं। जो गायें पालते हैं, गौपालक हैं, वो गायें रखें, गायें पालें, परंतु गायों को दूध निकालने के बाद सड़क पे ना छोड़ें। अगर गौपालक ऐसा छोड़ते हैं जो कि बेसहारा रूप से गायें सड़कों पे कचरा खाती हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। 5100 रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा है। 2 बार जुर्माना होगा, तीसरी बार में FIR दर्ज होगी। कुछ जगह पे हमने FIR दर्ज करवाई है और जिसके परिणाम भी दिखाई दिए हैं। किसान व पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए भिवानी के पशु विज्ञान केंद्र में 7 दिवसीय डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण दिया गया। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान अत्याधुनिक डेयरी फार्मिंग से लेकर पशु स्वास्थ्य और दूध उत्पादन बढ़ाने की वैज्ञानिक विधियों के बारे में जिले के चुनिंदा किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए पशु विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉक्टर आनंद प्रकाश ने बताया कि इसका लक्ष्य पशुपालकों को नवीनतम तकनीकों व वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण देना था। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि इन दिनों मुंह खुर व गलघोटू के रोग व फनेला रोग से निवारण के लिए पशुपालकों को पशुओं का टीकाकरण करवाना चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन व पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत जो सब्सिडी उपलब्ध है, उसका प्रयोग पशुओं की संख्या बढ़ाने में किसान कर सकते हैं। डेयरी की ट्रेनिंग, सिर्फ गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग और पिगरी की ट्रेनिंग चलाई जाती है। ये 7 दिन की ट्रेनिंग है। तीनों प्रकार की ट्रेनिंग 7 दिन की होती है और 500 रुपये फीस है। मिनिमम जो कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है 20 है, मैक्सिमम 50 है। तो इसमें एज की कोई बार नहीं है। आप जो भी इंटरेस्टेड है वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। करंटली जो ट्रेनिंग हमने अभी ऑर्गेनाइज की है वो डेयरी की ट्रेनिंग है। इसमें जो दुधारू पशु हैं, गाय भैंस, उनकी ट्रेनिंग है। उसमें विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक हैं उनके ऊपर फार्मर्स को ज्ञान दिया गया। हमने ये देखा कि आजकल का जो फार्मर है, जो लाइव स्टॉक ओनर है, वो काफी इस बात को समझ चुका है कि जिस तरह से वो पहले पशु पालते थे उस तरह अभी पशु पाले नहीं जा सकते।
इसलिए वो काफी इंटरेस्ट से हमारे पास ट्रेनिंग करने आते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि अगर हम एक पशु भी पालें तो दूध को हमको ही पीना उसको। प्रशिक्षण पाने वाले पशु चालकों ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें डेयरी फार्मिंग की आधुनिक तकनीकों का पता लगा है। उन्हें पशुओं के आहार व रख रखाव के बारे में जानकारी दी गई है। 7 दिन का प्रशिक्षण था, 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का। और इसमें भैंस गाय इनमें बीमारी, इनकी रोकथाम, काफी चीजें हमारी दूर की गई हैं सर। मुख्य समस्या तो सर जानवरों में गाय भैंस में लगभग थन से रिलेटेड ही होती है। एक थनैला रोग होता है, अगर आपका जानवर बच जाता है तो मतलब बहुत प्रॉफिट है सर इसमें। ठीक है, यहाँ पे आने से काफी जो मेरे डाउट थे, जो एक ऐप भ्रांति थी और अंधेरे में जो मैं घूम रहा था आज तक, तो यहाँ पे आके प्रकाश, मेरी जो बुद्धि है और जो मेरा ज्ञान है उस पर प्रकाश काफी मिला है और काफी चीजें चेंज हुई। करता था जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र में जैसे एक दूसरे को देख के या एक दूसरे को सलाह मशवरा करके जैसे रहता था, उसके अकॉर्डिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आके मैंने ये जो अपना सर है जो अमेरिका से डिग्रियां लेके आए हैं और उनके सानिध्य में मैंने काफी कुछ सीखा है। चौथे चरण सिंहरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आंदोलन कर रहे छात्रों द्वारा हॉस्टल व मेस बंद करने की गलत अफवाह फैलाई जा रही है। अनुसंधान निदेशक एवं स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजबीर गर्ग ने बताया कि आंदोलन में गलत सूचनाओं का प्रसार होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे एकेडमिक कैलेंडर पूरा हो चुका है और परीक्षाएं भी खत्म हो गई हैं। शैक्षिक स्तर कम होने के बाद विद्यार्थी अपने घर चले जाते हैं और हॉस्टल खाली होते हैं। हॉस्टल की प्रक्रिया के अनुसार हर वर्ष मेस बंद होते हैं। कुछ विदेशी छात्रों के लिए एक मेस खुला रखने की व्यवस्था जरूर की गई है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक स्तर और नियमों के हिसाब से हॉस्टल बंद किए जा रहे हैं। हॉस्टल बंद करने की अफवाह फैलाई जा रही है, जो अच्छी बात नहीं है। इससे विश्वविद्यालय की छवि खराब होती है। उन्होंने बताया कि इस बार आंदोलन के कारण बच्चों को बार बार बोला गया है कि सत्र संपन्न हो चुका है और आप घर जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम खासकर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इस आंदोलन में छात्रों के अलावा भी बाहरी लोग भी विश्वविद्यालय परिसर में घूम रहे हैं। ऐसे में सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे अपने अपने घर चले जाएं। इस बार इस स्ट्राइक के कारण क्या है कि बच्चों को बार बार बोला गया कि आपका एकेडमिक कैलेंडर पूरा हो गया है, आपका कोई काम बचा हुआ नहीं है, आप घर जाइए। खासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स के बारे में तो हम चिंतित हैं, क्योंकि इस एजिटेशन के चक्कर में क्या है कि कैंपस में आप देखो ऐसे भी लोग घूमते दिखाई देंगे आपको। ना यहाँ के स्टूडेंट है ना फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो हु विल टेक केयर ऑफ देयर सिक्योरिटी। तो सबको अनुरोध है आप अपने घर जाइए, और एजिटेशन में भाग लेना है तो इट इज योर चॉइस, वो अपने तरीके से लीजिए। और रही बात कुछ जो है मेस बंद करने की, कि जो हॉस्टल का प्रक्रिया, मेस बंद होते हैं हमेशा, हर साल बंद होते, कोई नई बात नहीं। एक विंडो थोड़ा सा ओपन की जाती है कि एक तो हमारे पास कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो बाहर के कंट्रीज के हैं, उनके लिए एक मेस की व्यवस्था 2 इंटरनेशनल हॉस्टल में जो है व्यवस्था की जाती है, थोड़ा बहुत मेस। और मेस भी क्या है कि मिनिमम नंबर होगा जब भी खाना बने। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों के लिए भी दूसरे हॉस्टल में ठहरने की व्यवस्था की गई है। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा शुरू होने के भय से घर नहीं जा रहे हैं तो उन्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए। परीक्षाओं को रीशेड्यूल करने के बाद सभी विद्यार्थियों को नई तिथियों के बारे में अवगत करवाया जाएगा। नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है अच्छा नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 2 इंटरनेशनल हॉस्टल हैं हमारे पास, एक बॉयज का एक गर्ल्स का। उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उसके साथ हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हरियाणा से दूसरी स्टेट्स के हैं और किसी कारणवश घर नहीं जा रहे हैं तो उनको भी रिलोकेट उन्हीं हॉस्टलों में करें। और फिर तीसरी बात आती है कि वो बच्चे जिनका कोई एकेडमिक कार्य इतना हाईली प्रेसिंग है कि उनको हॉस्टल की जरूरत है, स्टे बैक करना, उनको भी रिलोकेट करके इन 2 इंटरनेशनल हॉस्टल में कर दें और वो मेस की सुविधा उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। और बच्चों से अनुरोध है कि इससे जो है सभी विश्वविद्यालय की गिरती है, नैरेटिव मत सेट करो इस तरह का। और इसका ऐसा करते हैं कि किसी जो विद्यार्थी वास्तव में जो है डिस्ट्रेस में है और उसने हॉस्टल में रहना है, उसका बहुत प्रेसिंग वर्क है, उसको कोई न कोई उपलब्ध जो है ना कोई न कोई व्यवस्था की जाएगी और उसको कोई तकलीफ नहीं होगी।
पलवल जिला प्रशासन की ओर से गांव भवाना के राजकीय प्राथमिक स्कूल में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया। जिला उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार के आदेश पर हर माह जिला के किसी भी एक गाँव में प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी रात्रि ठहराव कर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निवारण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच सीधा संवाद किया जाता है। इसी कड़ी में ग्रामीणों की ओर से 46 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें से 25 का मौके पर ही निवारण कर दिया गया है। अन्य शिकायतों को 1 सप्ताह के भीतर हल करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया और ग्रामीणों को निःशुल्क पौधे वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए उससे नशे से दूर रहने की अपील की गई है। आज भवाना गांव में हम आए हैं। टोटल 46 कंप्लेंट है, इनमें से 25 का तो तुरंत समाधान कराया गया है। बाकी जो समस्याएं हैं तो अगले 1 हफ्ते के अंदर निवारण कर दिया जाएगा। इसके लिए अभी क्योंकि पूरी एडीसी स्टाफ को पूरा यहाँ था देखने में सब पेमेंट और उनको आज फिजिकल वेरिफिकेशन से बोला गया है तो उनका कवरेज समाधान कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो रात्रि ठहराव का जो प्रोग्राम है इसका एक उद्देश्य ये भी है कि हम गाँव में जाकर के गाँव की समस्याओं को समझें। जैसे कि एसपी साहब ने अभी पखवाड़ा एक बनाया है या 15 दिन का नशा मुक्त हरियाणा के तहत तो इसी प्रकार से गाँव में जाकर के जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं उनके ऊपर भी हम इसमें कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कल नूंह के जिला उपायुक्त विश्राम कुमार के नेतृत्व में खानपुर घाटी गांव में रात्रि ठहराव का आयोजन कार्यक्रम किया गया। इससे पूर्व रखी गई एक बैठक में विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने भाग लिया। इस दौरान नशा मुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने पर चर्चा की गई। खानपुर घाटी गांव से नशा मुक्त अभियान को लेकर हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत हुई। जिला उपायुक्त ने नशे को एक सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए प्रशासन ने साथ साथ ग्राम स्तर पर भी जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। वह सहयोग भी लोगों का जरूरी है। उन्होंने सरपंचों से अपील की कि वे अपने गांव में विशेष जागरूकता अभियान चलाएं और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सकारात्मक प्रयास करें। जिला उपायुक्त ने गांव में युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए शपथ भी दिलवाई। उन्होंने कहा कि सभी सरपंच गांव के स्तर पर युवाओं को जागरूक करने के लिए कमेटी बनाए और यदि नशे का आदी कोई युवक पाया जाता है तो अस्पताल में उसे दाखिल करवाएं ताकि वह अपना नशा छोड़ सके। संकल्प लिया है कि नशे की जो ये लड़ाई है उसमें पूरा प्रशासन एक साथ ही खड़ा है और जो जितनी भी ये सामाजिक कुरीतियों की लड़ाई है उसमें इन गांवों को एक चुनौती हमने भी दी है और हमने भी एक चुनौती स्वीकार करी है कि हम पूरी मेहनत करेंगे और इन गांवों की जो इमेज है और इन गांवों में जो ये सुधार है वो हम ला के रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा करी थी कि क्लास 1 ऑफिसर जो है वो स्कूलों में मेंटर की तरह जाएंगे, बच्चों को गाइड करेंगे, अपनी कहानी बताएंगे और कैसे वो बच्चे वो कैरियर अपना सकते हैं, कोई और कैरियर अपनाना चाहें और एक उनके आइडल बन सके, आदर्श बन सके। तो उसी कड़ी में हमने भी पढ़ेगा मेवात वाला जो कैंपेन चलाया था, उस कैंपेन में हमें महसूस हुआ कि शिक्षा विभाग अपनी जो मेहनत कर रहा है उसके साथ साथ हमें एक अलग परिप्रेक्ष्य में जो हमारे क्लास 1 ऑफिसर्स हैं और जो मोटिवेटेड ऑफिसर्स हैं तो उसकी हम सूची बनाए जहाँ पे स्कूलों का रिजल्ट काफी खराब है, जहाँ पे एनरोलमेंट खराब है, जहाँ पे कई तरह की दिक्कतें हैं। वहाँ हमने ये भी पाया कि जहाँ पे शिक्षा का स्तर खराब है वहाँ पे साइबर अपराध और अन्य तरह के जो अपराध है वो भी ज्यादा पाए गए। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि साइबर अपराध और अवैध खनन जैसे अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए सरपंच जिला प्रशासन के सामने आकर मदद करें। आपके पास मौका है कि आप जो नूंह जिले से जो है चारों तरफ से आप देख रहे हैं हाईवे, कितने सारे हाईवे निकल रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया जो है बढ़ता जा रहा है और रोजगार के मौके आ रहे हैं। तो ये रोजगार के जो मौके आ रहे हैं उनका जो है फायदा आपके बच्चे उठाएंगे तो ये आपके लिए फायदा रहेगा। नहीं तो फिर जो है बाहर के लोग भी, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, तो अपने बच्चों को जो है आप स्कूल भेजिए, उनको ITI कॉलेज में भेजिए, जो है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से कैंप भी यहाँ पर करवा सकते हैं।
भारत विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करेगा। भारत ने प्रतिष्ठित 2029 वर्ल्ड एंड फायर गेम्स की मेजबानी की दावेदारी जीत ली है। अमेरिका के बर्मिंघम में WPFG फेडरेशन के समक्ष भारतीय प्रतिनिधियों की सशक्त दावेदारी के बाद यह घोषणा की गई। यह आयोजन गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में होगा। इसमें 70 से अधिक देशों के हजारों पुलिस अधिकारी, अग्निशमन कर्मी और त्वरित कार्यवाही करने वाले कर्मी भाग लेते हैं। इस आयोजन की सफल मेजबानी गुजरात को विश्व स्तरीय खेल आयोजनों के प्रमुख स्थल के रूप में स्थापित करेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे गुजरात के लिए गौरव का क्षण बताया और राज्य की वैश्विक खेल स्थल के रूप में बढ़ती साख पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। अब चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज यानी कि डोसियार फिजिकल फॉर्म की जगह ई डोसियार के रूप में संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजे जा रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया ई डोसियार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जा रही है। आयोग में इस ई डोसियार प्रणाली को कई प्रमुख परीक्षाओं में सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। यह विभिन्न परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संकलित करता है और मंत्रालयों व विभागों के नोडल अधिकारियों के लिए उन्हें पोर्टल पर उपलब्ध कराता है, जिससे कि वे लॉगिन करके इन दस्तावेजों को डाउनलोड कर सकते हैं और आगे की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली में हर गतिविधि की निगरानी के लिए एक्सेस लॉग भी मौजूद होता है, जिससे कि प्रामाणिकता और जवाबदेही बढ़ती है। दस्तावेजों की ऑनलाइन आपूर्ति से प्रक्रिया तेज और अधिक प्रभावी हो गई है, जिससे कि भर्तियों की गति में तेजी आई है। सरकार ने बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की परीक्षाओं में उम्मीदवारों के प्रमाणन के लिए आधार का उपयोग को अधिकृत कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने अधिसूचना जारी कर कहा कि IBPS परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान उम्मीदवारों की पहचान की पुष्टि के लिए स्वैच्छिक रूप से आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर सकता है। इस पहल से परीक्षा के दौरान अनुचित गतिविधियों पर रोक लगेगी और भर्ती प्रक्रिया से भरोसा और मजबूत होगा। इससे पहचान की पुष्टि में आसानी और तेजी आएगी, जिससे प्रशासनिक भार कम होगा। यह अधिसूचना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से परामर्श के बाद इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुमोदन से जारी की गई है। कृषि विभाग की ओर से फसल विविधीकरण और जल संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को धान की सीधी बुवाई के लिए विभिन्न मदों में सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। विभाग के उप निदेशक राजबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा में 10 जिलों में इस योजना को शुरू किया गया है, जिसमें हिसार जिला भी शामिल है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 10,000 एकड़ में धान की सीधी बुवाई के लिए 4.5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया जाएगा। प्रत्येक किसान को धान की सीधी बुवाई के लिए प्रति एकड़ 4,500 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए इच्छुक किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 10 जुलाई तक पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसमें सरकार द्वारा पर एकड़ 4,500 प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। इसमें सरकार का मोटो है कि पानी की बचत है। DSR मशीन के द्वारा यह बिजाई की जाती है। DSR मशीन पर भी सरकार किसानों को 40,000 रुपये समय स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। और इसके के अलावा सरकार द्वारा हिसार जिले में 10,000 एकड़ का टारगेट दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम कैंप भी लगवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 4 लाख रुपए कैंपों के सरकार द्वारा दिए गए हैं, ताकि किसान सीधी बिजाई के अपने धान बीज सके, न कि पटलिंग के माध्यम से। पानी की बचत मैक्सिमम हो। आप जानते हो अब की बार पानी की कितनी किल्लत रही है नहर की बंद की वजह से। इसके उपलक्ष्य में पिछली बार 4,000 थे।
पहाड़ों पर अधिक वर्षा होने से हथिनी कुंड बैराज की डाउनस्ट्रीम को काफी नुकसान पहुंचा था। बारिश से बैराज की सुरक्षा का कार्य भी प्रभावित हुआ। अब यह कार्य 30 जून तक पूरा करने का दावा किया जा रहा है। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल ने कहा कि हथिनी कुंड बैराज की सुरक्षा का कार्य तेजी से किया जा रहा है और इसे 30 जून तक हर हालत में पूरा किए जाने का प्रयास है। बैराज की सुरक्षा को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। बाढ़ रोकथाम का अधिकांश कार्य पूरा होने वाला है और वह काम कर रही एजेंसी को कहा गया है कि 30 जून से पहले वह काम पूरा कर ले। इसके बाद मानसून में कोई काम नहीं होगा। उन्होंने बताया कि अब 1 लाख क्यूसेक पानी होने के बाद बैराज के सभी गेट खोले जाते हैं। सायरन बजाकर लोगों को सतर्क किया जाता है। इसी तरह प्रशासन को भी सूचना दी जाती है ताकि वे यमुना के साथ लगते गांव में चेतावनी भेज दें और जान माल का कोई नुकसान ना हो। कुंड बैराज पे हमारा डायफ्राम वॉल का काम चल रहा था। उसमें जो हम राइट अंडर स्लूइस पोर्शन है, यानी कि जो हरियाणा साइड का पोर्शन है, उसको ही टेकअप किया गया इस बार। और वो वर्क क्योंकि अब पिछले 2-3 दिन में बारिश ज़्यादा हुई है तो वहाँ वर्क की प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो गई है। अदरवाइज़ हमारा टारगेट था कि वो 27 तारीख तक इन ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट हो जाता। तो अब भी यदि बारिश 2 दिन थोड़ा सा होगा तो हम उसको फिर भी इन ऑल रिस्पेक्ट किसी भी तरीके से 30 से पहले कंप्लीट करेंगे वो काम। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।